जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब भारत, मतलब आज का भारत नहीं, बल्कि पूरा उपमहाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और फिर इसी उथल-पुथल के बीच से एक नौजवान उठता है और इतिहास का रुख ही मोड़ देता है। जी हाँ, ये कहानी है भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। वो शख्स जिसने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास की बड़ी बड़ी शख्सियतों को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिए, यूनानियों के लिए वो थे सैंड्रोकॉटस या एंड्रोकॉटस। वहीं भारत के इतिहास में उन्हें हम जानते हैं चंद्रगुप्त के नाम से। पर मजे की बात यह है कि ये सारे नाम एक ही शख्स के हैं, एक ऐसा शख्स जिसने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम चंद्रगुप्त की इस पूरी महागाथा को 6 हिस्सों में समझेंगे। कैसे वो एक साम्राज्य के संस्थापक बने, कैसे उन्होंने सही गठबंधन किया, कौन सी बड़ी विजय हासिल की और कैसे साम्राज्यों का टकराव हुआ। फिर देखेंगे उनकी उस अपराजय शक्ति को और अंत में उनके सम्राट से संत बनने के उस हैरान कर देने वाले सफर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा उस जमाने में चलते हैं, माहौल को समझते हैं। ये वो दौर था जब उत्तर भारत कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर पूरी तरह बिखर चुका था। एक खंडित भूमि जो जैसे किसी नए शासक का इंतजार कर रही हो। देखिए, हुआ ये था कि 324 ईसा पूर्व के आसपास जब सिकंदर महान का अभियान खत्म हुआ तो उत्तर पश्चिम भारत में एक पावर वैक्यूम सा बन गया था। मतलब वहां छोटे छोटे स्थानीय और यूनानी नेतृत्व वाले राज्य थे और दूसरी तरफ पूर्व में मगध का शक्तिशाली नंद साम्राज्य था। लेकिन वहां का राजा धनानंद इतना अत्याचारी था कि जनता उससे नफरत करती थी। तो एक तरह से मंच पूरी तरह तैयार था, बस एक नायक की एंट्री बाकी थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आता है। कहा जाता है कि एक नौजवान चंद्रगुप्त की मुलाकात खुद सिकंदर से हुई थी। ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्क लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर से कहा था कि वो चाहें तो पूरा देश जीत सकते हैं, क्योंकि जो राजा है धनानंद, उसकी प्रजा उससे उसकी दुष्टता और उसके कुल की वजह से नफरत करती है। सोचिए, कितनी कम उम्र में कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा। ये उनकी सोच की पहली झलक थी। लेकिन चंद्रगुप्त इस सफर पर अकेले नहीं थे। उनकी कामयाबी के पीछे एक और जबरदस्त दिमाग काम कर रहा था और इन दोनों ने मिलकर इतिहास की सबसे कामयाब साझेदारियों में से एक बनाई। ये थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। एक ब्रिलियंट टीचर, फिलोसोफर और रॉयल एडवाइजर। चाणक्य सिर्फ चंद्रगुप्त के गुरु नहीं थे, वो मास्टरमाइंड थे जिसने मौर्य साम्राज्य की पूरी नींव रखी। वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे और मुख्य रणनीतिकार भी। कह सकते हैं कि इन दोनों की जोड़ी ने ही एक अखंड भारत का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। तो चलिए अब बात करते हैं उन सैन्य अभियानों की, वो कॉन्क्वेस्ट्स जिनके दम पर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य की स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर और स्मार्ट थी। उन्होंने सीधे नंद साम्राज्य के दिल यानी पाटलिपुत्र पर हमला नहीं किया। नहीं, उन्होंने पहले सीमाओं को सुरक्षित किया। करीब 323 ईसा पूर्व में उन्होंने यूनानी गवर्नरों के खिलाफ अभियान शुरू किया। फिर 317 ईसा पूर्व तक पंजाब और सिंध पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। और जब बाहरी सीमाएं सुरक्षित हो गई तब उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ नंद वंश पर हमला बोला और उसे उखाड़ फेंका। इसके बाद दक्षिण की ओर विस्तार शुरू हुआ। और इस जीत का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था उनकी सेना। ये कोई आम सेना नहीं थी। जरा सोचिए, इसमें शक, यवन यानी ग्रीक, किरात, कंबोज, पारसिक यानी पर्शियन और बाहिलीक जैसे अलग अलग लड़ाके शामिल थे। हर ग्रुप की अपनी खासियत थी, अपनी लड़ने की कला थी और यही डाइवर्सिटी, यही विविधता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ भारत का नया नवेला शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य और दूसरी तरफ सिकंदर का वारिस। अब दो महान साम्राज्यों का टकराव होने वाला था। हुआ ये कि करीब 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का पूर्व जनरल सेल्यूकस निकेटर सिंधु नदी पार करके आया। उसका मकसद था सिकंदर के खोए हुए भारतीय प्रदेशों को वापस जीतना। लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अब यहाँ का नक्शा बदल चुका है। उसका सामना किसी बिखरे हुए राज्य से नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल और संगठित सेना से होने वाला था। और नतीजा चंद्रगुप्त के पक्ष में रहा।
सेल्यूकस को एक शांति संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उसने 4 बहुत बड़े प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए। कौन से? एरिया यानी आज का हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, परोपनिस्दे यानी काबुल और जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान। सोचिए, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आज के अफगानिस्तान तक पहुंच गई। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये वो पल था जब भारत एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा था। और इस रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए एक विवाह गठबंधन भी हुआ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, जिससे इन 2 महान साम्राज्यों के बीच एक पारिवारिक रिश्ता भी बन गया। और संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को तोहफे में 500 युद्ध हाथी दिए। 500! ये उस समय मौर्य साम्राज्य की सैन्य ताकत और दौलत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। तो सवाल उठता है कि मौर्य सेना आखिर इतनी ताकतवर थी कैसे? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उन नंबर्स पर जो इस साम्राज्य के पीछे की असली ताकत थे। ग्रीक हिस्टोरियन प्लिनी अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में जो लिखते हैं वो सच में हैरान कर देता है। वो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। जरा सोचिए, 9,000 हाथी! ये आंकड़े उस जमाने के हिसाब से वाकई अविश्वसनीय हैं। तो सेना की बनावट कुछ ऐसी थी। पैदल सैनिक यानी इन्फेंट्री 6 लाख, ये सेना की रीढ़ की हड्डी थे। घुड़सवार सेना यानी कैवलरी 30,000 और जैसा कि हमने देखा 9,000 हाथी। साथ में कुछ सोर्सेज 8,000 रथों का भी जिक्र करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक बहुत बड़ी सेना नहीं थी, बल्कि एक बेहद बैलेंस्ड और खतरनाक मिलिट्री फोर्स थी। तो कुल मिलाके ये 6,90,000 से भी ज्यादा की सैन्य शक्ति थी। एक ऐसी ताकत जिसे हराना लगभग नामुमकिन था, और इसी ताकत ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। लेकिन इस महान सम्राट की कहानी का अंत उसकी शुरुआत से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। चंद्रगुप्त की जिंदगी का जो आखिरी अध्याय है वो बिल्कुल अलग है, और शायद सबसे चौंकाने वाला भी। जिस सम्राट ने पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया था, उसने अपने आखिरी दिनों में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। सत्ता के शिखर पर बैठकर उसने सब कुछ त्याग दिया और एक जैन भिक्षु बन गया। और ये जो बदलाव था, ये भी कई पड़ावों में हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, फिर वो जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर निकल पड़े। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने एक तपस्वी की तरह जिंदगी गुजारी, और आखिर में जैन परंपरा संलेखना का पालन करते हुए उन्होंने उपवास के जरिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, एक ऐसा सर्वशक्तिशाली सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वो भला सब कुछ क्यों त्याग देगा? सत्ता, साम्राज्य, दौलत, सब कुछ। यही सवाल है जो चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ एक महान विजेता नहीं, बल्कि इतिहास की एक महान और गहरी पहेली बना देता है।